हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग अनडेड गर्ल फ्रेज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत ईस्टर्न फ्रांस से होती है, जहाँ पे हम लोग एक वैम्पायर के मेंशन को देखते हैं। इसके बाद हम लोग उस मेंशन के मालिक को देखते हैं, जो अपनी गन की मदद से एक हिरन का शिकार करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो शिकार नहीं कर पाता, तब उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके हिरन का शिकार करना पड़ता है। इसके बाद वो वैम्पायर अपने बेटे राहुल के पास आता है और वो दोनों अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। रास्ते के बीच में राहुल अपने फादर से पूछता है कि हमें इंसानों के साथ रहने की क्यों जरूरत है, जब वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं और वैसे भी वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। जिस पे राहुल के फादर उसे अच्छे से समझा देते हैं कि जैसे भी हालात हैं, उन्हें इंसानों के साथ रहना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसके बाद जब ये दोनों अपने घर पे आ जाते हैं, तब राहुल अपने फादर से कहता है कि हमें उस स्टोरेज में रखी हुई उस चांदी से छुटकारा पा लेना चाहिए। और वो चांदी इन्हें एक हंटर से मिली थी, जो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आया था। और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, वैम्पायर की 3 ही कमजोरी होती हैं: धूप, चांदी और लहसुन। राहुल के फादर उसे समझाते हैं कि चांदी को स्टोरेज रूम में रखना ज्यादा सेफ है। अगर वो गलती से भी किसी इंसानों के हाथ लग गई तो वो उनकी जान भी ले सकती है। लेकिन राहुल के फादर जब स्टोरेज रूम को देखते हैं, तब वो पहले से ही खुला हुआ था, और जब वो उसके अंदर जाके देखते हैं, तब चांदी की वेपन के ऊपर खून लगा हुआ था, जिससे राहुल के फादर समझ जाते हैं कि उनके ऊपर किसी ने अटैक किया है। इसीलिए वो अपने बेटे राहुल से कहते हैं कि वो उनके पीछे ही रहे। इसके बाद वो अपने बड़े बेटे क्लोदो के पास जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपने सर्वेंट अल्फ्रेड से भी मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उनके घर में कोई घुसपैठिया घुस गया है। इसके बाद वो अपनी छोटी बेटी के बारे में पूछते हैं, जिसपे उनका बड़ा बेटा क्लोदो उन्हें बताता है कि वो उनकी नौकरानी गिसेल के साथ है। इसके बाद हम लोग गिसेल और सालेट को देखते हैं, जो काफी जोरों से एक म्यूजिक बजा रही थी, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो अभी तक बिल्कुल सेफ है। इसके बाद राहुल के फादर को उनकी वाइफ हान्ना की याद आती है और वो भागते हुए उसके कमरे की तरफ जाने लगते हैं। और जब वो अपने कमरे के अंदर जाते हैं, तब उनकी वाइफ पहले ही मर चुकी थी। इसके बाद ये खबर पूरे फ्रांस में फैल जाती है कि लॉर्ड गॉडार्ड की बीवी का कत्ल एक वैम्पायर हंटर ने किया है। इसके बाद हम लोग गॉडार्ड के मेंशन के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं। अब क्योंकि गॉडार्ड ने ये फैसला पहले ही कर लिया था कि वो इंसानों का खून नहीं पिएंगे और उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन उनकी वाइफ के मरने के बाद से ये चीजें काफी उथल पुथल हो गई हैं, क्योंकि उनकी वाइफ को मारा तो इंसानों ने ही है ना। इसीलिए बाकी सारे रिपोर्टर्स वहाँ पे इसी चर्चे में बात करने के लिए आते हैं। इसके बाद वहाँ पे गॉडार्ड आते हैं, तो सारे रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आपका इस घटना के ऊपर क्या विचार है। लेकिन गॉडार्ड उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक छोटी रिपोर्टर आती है, जो उनसे सवाल पूछने लगती है, जिसपे गॉडार्ड उससे पूछते हैं कि वो कितने साल की है, जिसपे वो लड़की अपना नाम एनी बताती है और ये बताती है कि वो 14 साल की है। इसके बाद एनी उनसे पूछती है कि उनका इस कत्ल के ऊपर क्या विचार है और उन्हें क्या लगता है कि पुलिस उनकी कोई मदद कर पाएगी। इस पे गॉडार्ड कहते हैं कि उन्हें इस केस को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद डिटेक्टिव बुलाए हैं। इसके बाद गॉडार्ड आगे कहते हैं कि उन्होंने 20 सालों से इंसानों की एक खून की बूंद भी नहीं पी है और अब उनकी फैमिली और वो चर्च जाना चाहते हैं अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार करने के लिए। इसीलिए वो उन सारे रिपोर्टर्स के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो ऐसा भेदभाव करना बंद कर दें। जिसपे एनी उनसे कहती है कि उन्हें सच में लगता है कि हम लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। जिसपे गॉडार्ड कहते हैं कि मैं यही कहना चाहता हूँ, और इसके बाद वो एनी से कहते हैं कि एनी इन सभी चीजों को न्यूज़पेपर पे लिखे और ये लिख दे कि पुलिस इस केस को ड्रॉप कर दे। जिसपे एनी पूछती है कि वो फिर करेंगे क्या। गॉडार्ड कहते हैं, मैंने अभी ही बताया कि मैं डिटेक्टिव को हायर करूंगा जो इस तरह के मॉन्स्टर केसेस में माहिर रहते हैं। जिसपे एनी उनसे पूछती है क्या वो लोग आयारिंडो और सागोरो शिनुची के बारे में बात कर रहे हैं। जिसपे गॉडार्ड कहते हैं कि हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जिसपे एनी काफी शौक हो जाती है और सोचती है कि वो यहीं पे आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग रिंडो, शिनोची और शिजुको को देखते हैं, जो एक घोड़ा गाड़ी से गॉडार्ड के मेंशन की तरफ जा रहे थे। अब क्योंकि शिनोची ने ड्राइवर से कहा था कि उन्हें जल्दी जाना है, इसीलिए वो ड्राइवर पूरी ताकत से अपनी गाड़ी भगा रहा था और इसी वजह से झटके काफी ज्यादा लग रहे थे। इसीलिए शिनोची ड्राइवर से कहता है कि क्या तुम थोड़ा धीरे चला सकते हो, इससे मेरी मास्टर को दिक्कत हो रही है और वो उछल के गिरने ही वाली हैं। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो सभी गॉडार्ड के मेंशन के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद ड्राइवर शिनोची से पैसे मांगने लगता है, जिसपे शिनोची कहता है, पैसे? कौन से पैसे? मैंने तो तुम्हें पहले ही दे दिए थे। इसके बाद ड्राइवर और शिनोची दोनों आपस में पैसों के लिए लड़ने लगते हैं। तभी रिंडो शिनोची से कहती है कि उसे पैसे दे दो, नहीं तो उसकी वाइफ उसके ऊपर गुस्सा करेगी, और वैसे भी उसकी वाइफ उसके ऊपर गुस्सा करती ही रहती है उसके शराब पीने की वजह से। जिसपे वो ड्राइवर भी काफी हैरान हो जाता है कि उसे इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता। और इसके बाद उसे इस बात की भी चिंता होती है कि शिजुको तो अपने होठ ही नहीं हिला रही है, तो फिर बोल कौन रहा है। लेकिन शिनोची मेंशन के अंदर जाते हुए कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब लॉर्ड ही है जो इन्हें
उन्हें पैसे देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। इसके बाद वो ड्राइवर भागते हुए गॉडार्ड के पास आ जाता है और उससे कहता है कि लॉर्ड मेरे पैसे दे दीजिए। इसके बाद वहाँ पे शिनोची आता है जो गॉडार्ड से कहता है कि वो हमारा ड्राइवर मार्क है, उसे पैसे दे दो और ये हमें वापस छोड़ने भी जाएगा, इसीलिए इसे एक कमरा दे दो और ये हमारे साथ ही रहेगा। जिसपे गॉडार्ड अपने बटलर अल्फ्रेड से कहते हैं कि वो इसे एक कमरा दिखा दें और इसकी पेमेंट भी कर दें। इसके बाद शिनोची उन्हें अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं ही केज यूजर शिनोची हूँ। लेकिन तभी रिंडो उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि तुम कोई केज यूजर नहीं हो, तुम बस मेरे असिस्टेंट हो। जिससे गॉडार्ड को लगता है कि वो शिजुको है जो बोल रही है, लेकिन उसके होठ ही नहीं हिल रहे थे। जिसके बाद गॉडार्ड कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि डिटेक्टिव एक लेडी होगी। इसके बाद शिनोची बीच ही में रिंडो का मजाक उड़ाने लगता है, ये कहकर कि उसके पास तो चेस्ट ही नहीं है। जिसपे रिंडो शिजुको से कहते हैं कि वो शिनोची के सर के ऊपर एक जोरदार चाटा मारे। जिससे गॉडार्ड समझ जाते हैं कि जो लड़की बात कर रही है वो शिजुको नहीं है। इसके बाद रिंडो गॉडार्ड से कहती है कि भले उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन वो उसकी वाइफ के कातिल को ढूंढने में पूरी मदद करेगी। इसके बाद शिजुको अपना सामान लेके कमरे में जाने लगती है, लेकिन वो शिनोची का सामान लेके नहीं जाती। इस पे रिंडो उसे कहती है कि वो शिनोची का सामान भी लेके चली जाए। इसके बाद गॉडार्ड शिनोची से पूछते हैं कि वो लड़की कौन है, जिसपे शिनोची उन्हें बताता है कि वो शिजुको हाइशे है। जिसपे गॉडार्ड चौंक के पूछते हैं तो फिर आया रिंडो कौन है। जिसपे रिंडो गॉडार्ड से पूछती है क्या उन्होंने उनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं की है। जिसपे गॉडार्ड कहते हैं कि जब उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च की तब उन्हें बस छोटी मोटी डिटेल ही पता चली, कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं पता चली थी। जिसके बाद शिनोची रिंडो के केस से उसका पर्दा हटाता है, जिससे वो तीनों शॉक हो जाते हैं और रिंडो उन्हें बताती है कि वही आया रिंडो है और वो डिटेक्टिव है। भले ही उसके पास बॉडी नहीं है और वो सिर्फ अपना सर ही इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन फिर भी वो उनकी पूरी मदद करेगी। रिंडो को देख के राउलो काफी हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। जिसपे रिंडो बताती है कि वो मरी नहीं है और इसके अलावा वो जिंदा भी है, लेकिन वो बस पिंजड़े के केज में रहती है। इसके बाद रिंडो उनसे पूछती है कि उन्हें बॉडी कहाँ पे मिली थी। इसके बाद गॉडार्ड उन्हें उस जगह पे लेके जाने लगते हैं जहाँ पे उन्हें उनकी वाइफ मरी हुई हालत में मिली थी और वो उन्हें कमरे की तरफ ले जाते हुए बताते हैं कि गॉडार्ड को जब तक पता चलता कि उनकी वाइफ मर गई है, उससे पहले वो अपना होश खो बैठे और चिल्लाना शुरू कर दिया। रिंडो उनसे पूछते हैं कि इस मेंशन के अंदर टोटल कितने लोग रहते हैं। जिसपे गॉडार्ड उन्हें बताते हैं कि उनकी फैमिली के 4 लोग और 2 सर्वेंट जो उन्हें 20 सालों से सर्व करते आ रहे हैं। रास्ते के बीच में हमें यह भी पता चलता है कि गॉडार्ड की पहले जो वाइफ थी वो एक इंसान हुआ करती थी। इसके बाद ये तीनों कमरे के अंदर आ जाते हैं और रिंडो नोटिस करती है कि वहाँ पे तलवारें रखी हुई हैं। जिसपे गॉडार्ड बताते हैं कि ये तलवारें असली हैं और इनसे ज्यादा तो इनके बेटों के कमरे में रखी हुई हैं, क्योंकि भले ही वैम्पायर को चोट लग जाए लेकिन वो मिनटों में ही हील हो जाते हैं, इसीलिए नकली तलवारों को रखने का कोई भी फायदा नहीं है। गॉडार्ड ये भी बताते हैं कि वैम्पायर्स की बॉडी बहुत जल्दी सड़ने लगती है, इसीलिए उन्हें अपनी वाइफ को जल्दी दफनाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी वाइफ को दफनाने से पहले उसकी फोटो ले ली थी। रिंडो उस फोटो को देख के पता लगा लेते हैं कि चोट का निशान बाएं तरफ है और जब गॉडार्ड की वाइफ की हत्या हुई थी तब उसके चेहरे पे कोई भी बुरे भाव नहीं थे, यानी कि वो सो रही थी। जिससे ये बात साबित होती है कि खूनी ने एक ही झटके में उनकी वाइफ की हत्या कर दी थी। इसके बाद शिनोची चेयर को चेक करता है तो चेयर के ऊपर कोई भी निशान नहीं था, जिसका मतलब है कि बॉडी के आर पार कोई भी हथियार नहीं गया है, नहीं तो चेयर के ऊपर निशान लगा होता। गॉडार्ड रिंडो को बताते हैं कि उनके पास भी उनकी सेंस होती है, अगर उनकी वाइफ के ऊपर तब अटैक हुआ होगा जब वो सो रही थी, तो फिर इसका मतलब ये है कि खूनी अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। इसके बाद शिनोची को वहाँ पे होली वाटर की बोतल मिलती है और रिंडो गॉडार्ड से पूछती है कि उनकी वाइफ के हाथ या पैर के ऊपर कोई निशान थे, लेकिन उनकी वाइफ के ऊपर कोई भी चोटों के निशान नहीं थे, जिसका मतलब है कि होली वाटर का गॉडार्ड की वाइफ के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि वैम्पायर जैसे ही मरते हैं तो उनकी बॉडी के सेल अपनी शक्ति खो देते हैं दोबारा रीजनरेट करने की, जिसका मतलब है कि होली वाटर का इस्तेमाल गॉडार्ड की वाइफ के मरने के बाद किया गया है। इसके बाद शिनोची उस होली वाटर की बोतल को अपनी स्लीव में रगड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उस कांच के ऊपर जो धूल लगी हुई थी वो नहीं मिटती है। इसके बाद शिनोची उस बोतल को रिंडो को दिखाता है तो उस बोतल के ऊपर खून लगा हुआ था। इसके बाद रिंडो गॉडार्ड से बताती है कि उसने सुना था कि वो जो सिल्वर का वेपन था वो स्टोरेज रूम के अंदर रखा हुआ था, और उसने ये भी सुना है कि वैम्पायर अगर चांदी को छूते हैं तो वो जल जाते हैं। इसीलिए रिंडो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने सिल्वर को कैसे स्टोरेज रूम में रखा, जिसपे गॉडार्ड बताते हैं कि वो कभी सिल्वर को छूने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसको छूते ही उनके हाथ जल जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सर्वेंट का इस्तेमाल किया सिल्वर को स्टोरेज रूम में रखवाने के लिए। रिंडो गॉडार्ड से ये भी पूछती है अगर सिल्वर से हाथ जल जाए तो फिर उसे ठीक होने में कितना टाइम लगता है, जिसपे गॉडार्ड बताते हैं कि उसे ठीक होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इसके बाद रिंडो ये पूछती है कि स्टोरेज रूम की चाबी किसके पास है, जिसपे गॉडार्ड बताते हैं कि वो चाबी या तो गॉडार्ड के पास होती है या फिर उनके बटलर के पास। इसके बाद रिंडो सारी चीजें समझ जाती है और वो कहती है अगर खूनी बाहर से मेंशन के अंदर आया है तो फिर यहाँ पे 7 तरह की दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले ये कि गॉडार्ड की वाइफ के जागने के कोई भी निशान क्यों नहीं दिखे, क्योंकि वो तो एक वैम्पायर
वैम्पायर है और वो किसी भी अटैकर या फिर इंसान के महक को कई मील दूर से भी सूंघ सकती है। दूसरी ये कि अटैकर ने रात के समय ही अटैक क्यों किया, जबकि दिन के समय तो बच्चे को पता है कि वैम्पायर्स कमजोर होते हैं। जिसपे गॉडार्ड कहते हैं कि वो दिन के समय में मैंसन को पूरा बंद करके रखते हैं, शायद इसीलिए वो रात को अटैक किया होगा। जिसपे रिंडो कहती है कि भले ही स्टोरेज रूम के ताले को हाथ से ही तोड़ा जा सके, जिसके जवाब में गॉडार्ड कुछ भी नहीं कह पाते हैं। तीसरी ये कि खूनी होली वाटर की बोतल यहाँ पे छोड़ के क्यों गया और वो अपना कोट भी क्यों छोड़ के गया, इससे बहुत सी चीजें पीछे छूट जाती हैं। चौथी ये कि खूनी को कैसे पता चला कि चांदी स्टोरेज रूम के अंदर ही रखा है और इसे बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता थे कि हाँ वहीं पे सो रही है। और पांचवी ये कि खूनी ने चांदी के वेपन को सीने में घुसाने के बाद वापस निकाल क्यों लिया और स्टोरेज रूम में क्यों डाल दिया। रिंडो की इन सभी सवालों से गॉडार्ड काफी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए रिंडो छठी बात को पूछने से पहले गॉडार्ड से कहती है कि इसके लिए और भी ज्यादा ध्यान की जरूरत है। लेकिन तभी शिनोची रिंडो से कहता है कि उसके पास 5 ही उंगली है, जिसपे रिंडो कहती है कि अपनी जीभ बाहर निकालो। लेकिन शिनोची अपनी जीभ बाहर निकाल के कहता है कि वो 7वीं पे क्या करेगा, जिसपे रिंडो कहती है कि तुम अपना पैर उठा लेना। रिंडो अपनी 2 बातें बोलती कि उससे पहले ही वहाँ पे गॉडार्ड की छोटी बेटी सालेट आ जाती है। लेकिन सालेट जैसे ही शिनोची का चेहरा देखती है तो वो डर के वहाँ से भाग जाती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।